हेलो साथियों, मैं शिवानी दाइमा आपके अपने चैनल एजुकेशन एनीवेयर पे आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो डेली आपके साथ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेकर जुड़ती हूँ। उसी इंपॉर्टेंट टॉपिक में आपके लिए आज जो पढ़ाने वाली हूँ, जैसा कि कल मैंने आपको संविधान की प्रस्तावना करवाई थी। तो प्रस्तावना के अंदर जैसे कि मैं आपको कुछ मुख्य शब्द बताए थे, जिसमें से आपको मैंने 5 शब्द कल करवा दिए थे, और जो शब्द आपके रह गए थे आज की क्लास में डिस्कशन करेंगे पूरा डिटेल में। और आगे मैं आपको ये बताऊंगी संविधान की प्रस्तावना का क्या महत्व है, किस प्रकार उसको संविधान का भाग कहा गया था, किस प्रकार उसमें संशोधन किया जा सकता है। इस क्लास के अंदर सारे डिस्कशन करेंगे। तो पहले प्लीज वीडियो को शेयर कर दीजिए और सभी क्लास में जुड़ जाइए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ जुड़ने वाले हैं। और प्लीज एक बार अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। तो स्टार्टिंग करते, फर्स्ट पॉइंट आपको दिया हुआ है न्याय। अगला जिसकी मैं आपको फिफ्थ पॉइंट पढ़ाई थी, अगला आपको हो जाता संविधान की प्रस्तावना। ऊपर टॉपिक डालने हैं संविधान की प्रस्तावना। प्रस्तावना इसके अंदर आपको पॉइंट जो हो जाएगा याद रखना, मैंने 5 पॉइंट आपको कल करवाए थे। अगला पॉइंट आपको हो जाता है न्याय। सॉरी, न्याय। न्याय के अंदर हम पढ़ने वाले कि न्याय जो उसको प्रस्तावना में 3 भागों में विभाजित किया गया है, ठीक है ना। न्याय प्रस्तावना में 3 भागों में विभाजित है। 3 भागों में विभाजित है। 3 भागों में विभाजित किस प्रकार है, तो याद रखना आपका न्याय को जो विभाजित किया गया है आपका सामाजिक आधार पर, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और आपका राजनीतिक न्याय, ये 3 आपके आधार है। अब इसके अंदर बारी बारी से टॉपिक क्लियर करेंगे कि सामाजिक न्याय किस प्रकार होता है, आर्थिक न्याय कौन सा होता है, और आपका याद रखना राजनीतिक न्याय कौन सा होता है। तो सभी इसके अंदर डिस्कशन करेंगे। तो स्टार्टिंग करते पहले जैसे कि मैंने आपको कहा था कि आपको हो जाता सामाजिक न्याय। तो याद रखना सामाजिक न्याय में, सामाजिक न्याय के द्वारा, न्याय का आशय है उसके द्वारा आप बोल सकते हैं सामाजिक न्याय के द्वारा सभी को, सभी नागरिकों के साथ धर्म, लिंग, जाति, धर्म, लिंग, जाति के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, नहीं किया जाएगा। अर्थात विशेष वर्ग के लिए विशेष अधिकारों की अनुपस्थिति, पहले मैं आपको लिखते चलूंगी, उसके बाद मैं आपको समझा दूंगी इसी क्लास के अंदर। अनुपस्थिति, ठीक है ना, विशेष अधिकारी की अनुपस्थिति तथा इसमें पिछड़े वर्ग, जनजाति समूह व महिलाओं की स्थिति में सुधार शामिल है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आपका जो होता है वो आपका याद डाल लेना आर्थिक न्याय किस प्रकार होता है। इससे आशय है आर्थिक कारणों के आधार पर सभी को समान समझा जाएगा तथा संपदा आय के आधार पर भेदभाव निषेध है।
शायद आपको यहाँ तक दिख रहा होगा। तो एक पॉइंट आपका जो रह जाता है, जो आपका थर्ड पॉइंट है, जैसे कि मैंने कहा था कि राजनीतिक न्याय। तो राजनीतिक न्याय किस प्रकार होता है वो भी हम इसी के अंदर जानेंगे। राजनीतिक, इसका आशय है, इसका आशय यह है कि इसका आशय यह है कि किसी भी कि हर व्यक्ति को समाज के राजनीतिक अवसर प्रदान होंगे तथा चाहे वो किसी दफ्तर में प्रवेश की बात हो, या किसी बात को सरकार तक पहुंचाना, शायद आपको तक दिख रहा हो तो मैं आपको बोल के बता देती हूँ। जैसा कि मैंने आपको कहा था कि कल आपको जो मैं पॉइंट क्लियर करवाए थे, उससे अगले आपको पॉइंट रह जाते हैं न्याय। सॉरी, तो न्याय के अंदर आपका देख सकते हो कि न्याय को जो प्रस्तावना में 3 भागों में विभाजित किया गया। विभाजित किस प्रकार किया गया है? सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और आपका राजनीतिक न्याय। तो सामाजिक न्याय किस प्रकार होता है? सामाजिक न्याय के द्वारा यह आशय होता है कि किसी भी व्यक्ति को, चाहे आपको कोई व्यक्ति उसको धर्म, जाति, लिंग के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा, अर्थात सभी वर्ग के लिए विशेष अधिकार की अनुपस्थिति है, यानी कि सभी आपका किसी विशेष वर्ग को अलग से अधिकार नहीं प्राप्त किया जाएगा। तथा आप जैसे कि इसमें ये भी कह सकते हो कि पिछड़े वर्ग और जनजाति और महिलाओं के लिए स्थिति में सुधार भी किया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट आपका इसी के अंदर हो जाता है कि जैसे कि आर्थिक न्याय। तो आर्थिक न्याय किस प्रकार होता है कि आर्थिक कारणों के आधार पर सभी को समान समझा जाएगा तथा संपदा और आपके आय के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा कि हम इसकी आय ज्यादा तो उसको अलग से अधिकार देने हैं, उसकी आय कम है तो उसको अलग से अधिकार देने हैं, ऐसा कोई प्रावधान नहीं है संविधान के अंदर। थर्ड पॉइंट आप देख सकते हो कि राजनीतिक न्याय। तो राजनीतिक न्याय किस प्रकार हो सकता है? राजनीतिक न्याय के अंदर आप ये देख सकते हो कि राजनीतिक न्याय के अंदर किसी भी व्यक्ति विशेष के लिए राजनीतिक समाज में राजनीतिक प्रावधान अलग से प्राप्त नहीं किए जाएंगे और सभी को, चाहे आपको आपके किसी दफ्तर, सरकारी दफ्तर में एंट्री की बात हो, चाहे आपको सरकार तक बात पहुंचाने की बात हो, सभी को विशेष प्रावधान उपलब्ध कराएंगे, अलग से किसी को प्रावधान नहीं दिया जाएगा। ठीक है, सभी को समान दिए जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं इसी के अंदर आपका, और यहाँ पे ये लिख लेना कि जो न्याय है, न्याय को याद रखना, ये आपके तीनों प्रावधान जो रखे गए हैं। रूसी क्रांति 1917 से लिया गया था। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हम जो देखते हैं इसके अंदर स्वतंत्रता हो जाता है, जो आपको मुख्य सभ्यता प्रस्तावना के अंदर स्वतंत्रता पढ़ेंगे। नेक्स्ट हम स्वतंत्रता पढ़ने वाले। स्वतंत्रता को भी इस प्रकार समझेंगे जैसे कि हमने अभी आपको ये समझाया था। स्वतंत्रता भी बिल्कुल धीरे से इस प्रकार समझ में आ जाएगा। तो प्रस्तावना, सॉरी वो मिट गया उसको, प्रस्तावना, इसके अंदर स्वतंत्रता पढ़ने वाले। तो स्वतंत्रता है जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है, उसको हम इस प्रकार पढ़ेंगे कि लोगों की गतिविधियों को किसी भी प्रकार की रोक टोक नहीं उपलब्ध कराना, वो आपका एक स्वतंत्रता कह सकते हो, स्वतंत्रता। ठीक है, स्वतंत्रता आपको पढ़ना है। किसी भी व्यक्ति से गतिविधियों के लिए रोक टोक ना करना, ये आपका क्या कहलाता है? स्वतंत्रता, यानी कि आपको किसी भी कार्य को करने की स्वतंत्रता हो, सरकार से अनुमति मांगने की जरूरत नहीं। यानी कि आपको मैं डिटेल बताऊंगी कि किस प्रकार आपको सरकार के दायरे में रहना है, किस प्रकार नहीं रहना है। इसी क्लास के अंदर डिस्कशन करेंगे। तो याद प्रस्तावना में हर व्यक्ति के लिए मौलिक अधिकारों के जरिए, प्रस्तावना में हर व्यक्ति के लिए मौलिक अधिकारों के जरिए
जरिए अभिव्यक्ति 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 विश्वास, धर्म और आपका उपासना की स्वतंत्रता है। स्वतंत्रता है, ठीक है ना। लेकिन याद रखना प्रस्तावना में लोकतांत्रिक गणराज्य तब तक स्थापित नहीं होगा जब तक स्वतंत्रता शामिल ना हो। याद रखना स्वतंत्रता शामिल ना हो, लेकिन स्वतंत्रता से अर्थ यह नहीं है कि आपको कुछ भी करने का लाइसेंस मिल जाए। लाइसेंस प्राप्त हो जाए। इन्हें कुछ दायरों में रखा गया है। इन्हें कुछ दायरों में रखा गया है। अर्थात इस प्रकार कह सकते हैं, अर्थात इनका उपयोग प्रस्तावना में सेवा रहित नहीं है। सॉरी, शर्त रहित नहीं है। यानी कि इन्हें कुछ शर्तों के दायरे में रखा गया, शर्तों के सहित रखा गया, ना कि शर्त रहित। ठीक है ना, ये आपको इस प्रकार समझना है। और याद रखना इनको, ये प्रावधान फ्रांस की क्रांति 1789 से 1799 से प्रभावित है। ठीक है, एक बार थोड़ा सा फिर से रिपीट कर देते हैं। जैसा कि मैंने कहा था कि प्रस्तावना स्वतंत्रता किस प्रकार उल्लेखित है, तो याद रखना प्रस्तावना जो स्वतंत्रता होती है किसी भी व्यक्ति को गतिविधियों को करने के लिए रोक टोक ना दी जाए। नेक्स्ट पॉइंट आप इस प्रकार समझ सकते हो कि स्वतंत्रता जो है मौलिक अधिकारों के जरिए किस प्रकार की स्वतंत्रता का प्रावधान रखा गया है। अभिव्यक्ति और आपका धर्म, उपासना और आपकी विश्वास की स्वतंत्रता का प्रावधान रखा गया है। स्वतंत्रता भारत की प्रस्तावना में ये आपको उल्लेख किया गया है कि लोकतांत्रिक गणराज्य तब तक स्थापित नहीं होगा जब तक कि उसमें स्वतंत्रता शामिल ना हो। और स्वतंत्रता का मतलब ये नहीं कि आपको कुछ भी करने का या आपको कुछ भी प्रकार की गतिविधि करने के आपको लाइसेंस प्राप्त हो जाए। उनका आपकी स्वतंत्रता को कुछ गतिविधियों के कुछ शर्तों के अंदर रखा गया है। वो जैसे कि मैंने आपको लिखा है वो शर्त रहित नहीं है, उनको शर्तों के द्वारा रखा गया है, कुछ अंदर दायरे में रखा गया है संविधान की प्रस्तावना में। नेक्स्ट आपको ये समझता कि आपका किससे प्रभावित है, कहाँ से लिए गए हैं, तो आप देख सकते हो कि फ्रांस की क्रांति 1789 तथा 1799 से प्रावधान लिया गया स्वतंत्रता का। ठीक है ना, इस प्रकार समझना है। नेक्स्ट पॉइंट इसके अंदर आपको आपको समझ में आएगा, नहीं आए तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जैसे कि मैं आपको बोल के बताया था, आपको बार बार एक बार रिपीट करके देखना, बहुत अच्छा टॉपिक है और साथ साथ समझ में आ जाएगा। और आपको जिस प्रकार मैं समझा रही हूँ याद रखना, आपके एम लक्ष्मीकांत से आपका जो टॉपिक पढ़ा रही है एम लक्ष्मीकांत से पढ़ के पढ़ा रही हूँ। और आपकी उसकी लैंग्वेज बहुत हार्ड होती है, हर किसी को पढ़ना आसान नहीं होता, उसको अपनी लैंग्वेज के जरिए आपको समझाने की कोशिश करते हैं जिससे आपको समझ में आ जाए। तो प्लीज आपसे ज्यादा ये रिक्वेस्ट होती है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने नहीं किया है, और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं इसके अंदर कि समता हो जाएगा अगला पॉइंट की समता किस प्रकार है। समता, ठीक है, समता देखिए, समता का अर्थ क्या होता है, समाज में किसी भी विशेष वर्ग के लिए विशेष अधिकारों की अनुपस्थिति। इसका आशय यह है कि
समाज में किसी विशेष वर्ग के लिए विशेष अधिकारों की अनुपस्थिति होना। ठीक है ना, किसी भी विशेष वर्ग को, आपको इस मतलब समझते हैं कि किसी भी विशेष वर्ग को अलग से विशेष अधिकार नहीं दिया जाएगा, उनकी अनुपस्थिति रखी गई, यानी कि सभी को समान का विशेष अधिकार दिए जाएंगे। इसके अंदर आप देख सकते हो कि भारतीय प्रस्तावना में किस प्रकार की समता को बांटा गया। तो याद रखना, समता को 3 आधारों पर रखा गया है। प्रस्तावना में समता के 3 आयाम है। 3 आयाम कौन कौन से हैं? नागरिक व राजनीतिक व आर्थिक समता। आर्थिक समता निम्न प्रकार है, निम्न आधार। अब हम आगे समझते हैं कि किस प्रकार, ये आपका जानना है कि नागरिक समता किस प्रकार है, राजनीतिक समता किस प्रकार है और आपका आर्थिक समता किस प्रकार है। तो नागरिक समता की बात करते हैं, सबसे पहले याद रखना किस प्रकार सुरक्षित किया गया है। मौलिक अधिकारों में निम्न नागरिक समता को प्रावधान रखा गया है। मौलिक अधिकारों में नागरिक क्षमता सुरक्षित करने को सुनिश्चित किस प्रकार किया गया है। पहला आप देख सकते हो, समक्ष क्षमता, विधि की समक्ष क्षमता। सॉरी, एक बार थोड़ा इसमें इंक डाल लेते हैं, फिर उसके बाद आगे देखते हैं। लेकिन इसी क्लास के अंदर सारा समझ में आ जाएगा धीरे धीरे, ज्यादा टेंशन नहीं लेने की। बहुत ज्यादा हार्ड होता है हमको, इसलिए आपको एम लक्ष्मीकांत कहते हैं कि एम लक्ष्मीकांत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बुक होती है, अगर वो पढ़ लेंगे तो बहुत अच्छा होता है इनके। ठीक है ना, आप बहुत ज्यादा होशियार हो जाते हैं। तो याद रखना, इसको पढ़ने के लिए आपको बहुत ज्यादा हार्ड ये पड़ता है कि कैसे किस पर पढ़ा जाएगा, इसको किस प्रकार नहीं पढ़ा जाएगा। उसकी थोड़ी लैंग्वेज में थोड़ी हार्ड लिखी हुई है, तो उसी लैंग्वेज को मैं थोड़ा पहले आपको पढ़ के थोड़ा उस लैंग्वेज को पढ़ाने की कोशिश करती हूँ, जिससे कि आपको धीरे धीरे समझ में आ जाए, बहुत आसान भाषा के अंदर। तो उसके बाद भी आपको याद रखना, इसी क्लास के अंदर शायद आपको याद भी हो जाता हो, नहीं याद हो तो आपकी क्लास को 2 बार स्क्रीनशॉट लेके भी पढ़ सकते हो, जिससे आपको याद करने में आसानी हो। ठीक है, तो अगला हम जैसा कि कहा था कि मैंने आपका पॉइंट चल रहा समता। तो समता को किस प्रकार देखते हैं, याद रखना। पहला पॉइंट इसके अंदर आपको हो जाता है, मौलिक अधिकारों में नागरिक समता को किस प्रकार रखा गया है। विधि की समक्ष क्षमता, धर्म, जाति व लिंग, जन्म के आधार पर मूल वंश में निषेध, इस प्रकार के प्रावधान रखे गए हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि विधि के समक्ष क्षमता, समक्ष समता, आर्टिकल, किस आर्टिकल के तहत कहा, ये भी इंपोर्टेंट है ना, आर्टिकल 14। सेकंड आपको हो जाता है लिंग, धर्म, जाति व मूल वंश के आधार पर, मूल वंश में भेदभाव निषेध। आर्टिकल कौन सा है, 15, अनुच्छेद। नेक्स्ट आपको हो जाता है थर्ड पॉइंट इसी के अंदर, अवसर की समता, अवसर की समानता, यानी कि सभी को अवसर समान दे देंगे, किसी विशेष वर्ग को अलग से अधिकार नहीं देंगे, अनुच्छेद 16। फोर्थ पॉइंट आपको हो जाता है, याद रखना, अवसर की समता, जैसे कि अवसर की समानता, अस्पृश्यता का अंत, ये आपको कौन सा हो जाता है, आर्टिकल 17। नेक्स्ट आपको फिफ्थ पॉइंट इसी के अंदर हो जाता है, उपाधियों का अंत, ये आपका आर्टिकल कौन सा हो जाता है, तो आर्टिकल 18। आर्टिकल के साथ साथ कि किस आर्टिकल में किस प्रकार लिखा गया, सभी आपको डिटेल में बता रही है, याद रखना। तो जैसे कि मैंने कहा था कि समता, तो समता को 3 आधारों पर 3 आयाम रखे गए, किस प्रकार, नागरिक, राजनीतिक और आर्थिक। सबसे पहले आप नागरिक, मौलिक अधिकारों में नागरिक के क्या आपके प्रावधान दिए गए वो हम देख सकते हैं। तो विधि की समक्ष क्षमता जो आर्टिकल 14 के अंदर दिया गया, जो आपका नागरिक
समता को यानी कि प्रभावित करता है। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट आप देख सकते हो कि लिंग, धर्म, जाति और मूल वंश के आधार पर भेदभाव निषेध, यानी कि भेदभाव नहीं किया जा सकता किसी के आधार, तो वो आर्टिकल 15 के अंदर आता है। नेक्स्ट आपको होता है कि अवसर की समानता, सभी को अवसर की समानता दी जाती है, वो आर्टिकल 16 के अंदर आता है। नेक्स्ट आप देख सकते हो कि अस्पृश्यता का अंत, तो अस्पृश्यता का जो अंत है याद रखना आपका आर्टिकल 17 के अंदर आता है, और आपको पादियों का अंत आर्टिकल 18 के अंदर आता है, ठीक है ना। ये लोक न्याय के अंदर अवसर की समानता, लोक न्याय के अंदर, ठीक है ना। इसके अंदर आपको जैसे कि मैंने कहा था कि राजनीतिक, तो राजनीति किस प्रकार है उसको भी हम देख लेते हैं इसी के अंदर। राजनीतिक समता और आर्थिक समता याद रखना, इसी के अंदर समता के अंदर अलग से पॉइंट नहीं है, इसी के अंदर जानना है कि किस प्रकार राजनीतिक न्याय और समता है, किस प्रकार आपका आर्थिक समता है। पहले राजनीतिक समता को जान लेते हैं। राजनीतिक समता को सुनिश्चित करने के दो आयाम हैं, पहला आपको हो जाता है धर्म, लिंग, जाति व धर्म, लिंग, जाति व जाति के आधार पर मतदाता सूची से अलग नहीं किया जा सकता, नेक्स्ट पॉइंट आपको हो जाता है आर्टिकल किसके अंदर, आर्टिकल 325 के द्वारा। आर्टिकल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है कि किस आर्टिकल के द्वारा कहा गया। नेक्स्ट आप देख सकते हो कि लोकसभा व विधानसभा में चुनाव का वयस्क मताधिकार पद्धति अपनाना। ये किस आर्टिकल के अंदर आ गया, तो आर्टिकल 326। नेक्स्ट आप देख सकते हैं कि आर्थिक समता किस प्रकार है, तो याद रखना आर्थिक समता किस प्रकार हो जाएगी। आर्थिक समता के सुनिश्चित करने के लिए राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, आर्टिकल कौन सा आर्टिकल लिख देना, आर्टिकल 39 के द्वारा महिलाओं को व पुरुषों को समान काम के लिए, समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाए, ठीक है। एक बार फिर से समझा दिएगा, समझ में नहीं आया तो याद रखना आपको, जैसे कि मैंने कहा था कि आर्टिकल कौन सा आर्टिकल वही का लिख दिए कि 3 प्रकार के समता का प्रावधान है, किस प्रकार आप देख सकते हैं, नागरिक और राजनीतिक और आर्थिक। राजनीतिक समता का प्रावधान सुनिश्चित करने के लिए मौलिक अधिकारों के अंदर क्या प्रावधान रखेंगे, तो धार्मिक, लिंग, जाति व देख सकते हैं जाति के आधार पर मतदान की सूची में कोई आपका भेदभाव नहीं किया जाएगा, इनके सभी को मतदान का अधिकार दिया जाएगा आर्टिकल 325 के अंदर। नेक्स्ट आप देख सकते हैं कि लोकसभा विधानसभा के अंदर जो आपकी वरिष्ठ मताधिकार पद्धति अपनाई आर्टिकल 326 के अंदर। अगला आपको दिया हुआ है कि आर्थिक समता किस प्रकार, तो आर्थिक समता के अंदर आप देख सकते हो कि राज्य नीति निर्देशक तत्व के आर्टिकल 39 के अंदर लिखा हुआ है कि महिलाओं और पुरुषों को समान कार्य के लिए समान वेतन प्राप्त किया जाएगा, ठीक है ना। इसी के अंदर लास्ट पॉइंट आपको हो जाता है बंधुता, जो आपको शब्द बताए थे मैंने, उसके अंदर आपको बंधुता हो जाता है। बंधुता के बारे में जानते हैं। बंधुता भारतीय संविधान में प्रस्तावना में एकल नागरिकता
एकल नागरिकता के जरिए बिना भेदभाव के भाईचारे की भावना को सुरक्षित करना। इसका आशय क्या होता है बंधुता का? तो भाईचारे की भावना को सुनिश्चित करना है। किस प्रकार? या तो मौलिक कर्तव्य आर्टिकल 51 कहता है कि क्या कहता है? याद रखना, कहता है कि आर्टिकल 51 कहता है कि सभी नागरिकों का कर्तव्य है कि सभी लोगों के साथ धर्म, लिंग व जाति के आधार से ऊपर उठकर भाईचारा सुनिश्चित करना। ठीक है, एक बार आपको यहाँ तक समझा दिया, तो उसके बाद हम आगे देखते हैं। तो याद रखना सुनिश्चित थोड़ा आपका प्रस्तावना में बंधुत्व को सुरक्षित करने के लिए दो आयाम जरूरी है। दो आयाम कौन कौन से हो जाते हैं? तो याद रखना, पहला तो आपको हो जाएगा कि पहला आपका व्यक्ति का सम्मान सुनिश्चित करना। पहला व्यक्ति का सम्मान व्यक्ति को सम्मान प्रदान करना। व देश की एकता व अखंडता को बनाना। एकता व अखंडता, याद रखना अखंडता शब्द को संविधान संशोधन 42वें को 1976 के 42वें संविधान संशोधन से जोड़ा गया था। ठीक है ना, एक बार आपको यहाँ तक समझा दी, तो उसके बाद आगे चर्चा करते हैं। तो याद रखना, बंधुता भारतीय संविधान में सभी नागरिकों को आपस में भाईचारे की भावना सुरक्षित करना उनका विशेष अधिकार है, विशेष प्रावधान रखा गया है, उनका एक कर्तव्य बनता है। जैसे मैंने आपको कहा था कि मौलिक कर्तव्य के आर्टिकल 15(1) के अनुसार कहा गया है कि सभी नागरिकों को धर्म, लिंग और जाति के भेदभाव से ऊपर उठकर, यानी कि उसको अलग करके सभी को भाईचारे की भावना प्रदान करनी चाहिए। साथ ही आपको याद रखना है कि भारतीय की प्रस्तावना में बंधुता को सुरक्षित करने के दो आयाम रखे गए हैं, जिसके अंदर व्यक्ति का सम्मान और दूसरा आपको देश की एकता व अखंडता सुरक्षित करना जरूरी है। अखंडता शब्द को याद रखना, ये आपका मूल संविधान के अंदर नहीं थी। अखंडता शब्द को 42 संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया था। शायद आपको समझ में आ गया। समझ में आने के साथ साथ एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद आगे चर्चा करते हैं। चर्चा में हम देखते हैं इसी के अंदर कि देश की एकता व अखंडता को याद रखना बनाने के लिए आपको थोड़ा बोल के बताया, थोड़ा आप लिख लेना कि देश की एकता को बनाने के लिए आप अनुच्छेद 1 देख सकते हो। संविधान के अनुच्छेद 1 में लिखा हुआ है कि भारत राज्य, यानी कि भारत राज्यों का संघ है। तो राज्यों का संघ का अर्थ आप देख सकते हैं कि किसी भी राज्य को भारत से अलग होने का अधिकार नहीं है। वो भारत के अंदर हमेशा सुरक्षित बन के रहेगा, एक आपका खंड बन के रहेगा, वो आपका अलग से नहीं किया जा सकता। उसको अखंडता, इसका वर्ड आप देख सकते हो कि अनुच्छेद 1 के द्वारा कहा गया कि राज्यों का संघ है, सभी राज्यों को अलग होने का अधिकार नहीं है। ठीक है ना, इस प्रकार आप समझ सकते हो। नेक्स्ट हम देखते हैं कि भारतीय प्रस्तावना का महत्व किस प्रकार रखा गया। प्रस्तावना का महत्व,
प्रस्तावना का महत्व, सॉरी थोड़ा दिख नहीं रहा होगा, दूसरी मार्कर दो। प्रस्तावना का महत्व, ठीक है ना। महत्व को किस प्रकार जानना है तो याद रखना, भारतीय संविधान में प्रस्तावना, भारत संविधान नहीं, किसी भी देश का संविधान हो, संविधान में प्रस्तावना एक महत्वपूर्ण भाग होता है, भाग है। यह संविधान का सार है, ठीक है। इसमें संविधान निर्माणकर्ताओं के, संविधान निर्माणकर्ताओं के विचार है, ठीक है। संविधान के निर्माणकर्ताओं के द्वारा संविधान का मूल ढांचा है। इसके अंदर याद रखना कि किस प्रकार की, किस लोगों के द्वारा किस प्रकार का यानी कि प्रावधान या अपना तत्व रखा गया था, अपनी बात रखी गई थी, तो उनके नाम के साथ साथ उनके बात में बताऊंगी कि उसके द्वारा किस प्रकार का बयान दिया गया था। तो सबसे पहले आपको जो नाम पढ़ना है, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। ये संविधान में की महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। तो अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर के बारे में देख सकते हो कि अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, स्वामी अय्यर के द्वारा क्या कहा गया था आपको ये देखना। तो संविधान की प्रस्तावना हमारे दीर्घकालिक सपनों का विचार है। संविधान की प्रस्तावना हमारे दीर्घकालिक सपनों का विचार है। दूसरा आप देख सकते हो कि के.एम. मुंशी के द्वारा क्या कहा गया, तो आप देख सकते हो कि हमारी संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य का भविष्य फल है। अगला नाम आपको इसी के अंदर पढ़ना है, आपके महान संविधान सॉरी आपके महान विशेषज्ञ रहे थे, उनका नाम देख सकते हो कि ठाकुर भार्गव ने कहा कि प्रस्तावना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, देखिए प्रस्तावना संविधान की आत्मा है। प्रस्तावना संविधान की आत्मा है, संविधान की कुंजी है, संविधान का आभूषण है तथा सबसे सम्मानित भाग है, और वह स्थान है जहां से संविधान का मूल्यांकन किया जा सकता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट तथ्य सभी के द्वारा अपने अपने अलग तथ्य रखे गए थे। तो उसके अंदर आपको नाम भी याद रख लेना, क्योंकि नाम किस प्रकार पूछ सकता है कि के.एम. मुंशी के द्वारा प्रस्तावना के बारे में किस प्रकार का उल्लेख किया गया है, वहीं आपके अल्लादी कृष्ण स्वामी के द्वारा किस प्रकार का उल्लेख किया गया। तो सभी नाम आपको याद रखने हैं। तो याद रखने, जैसा कि मैं आपको कहा था कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना एक महत्वपूर्ण भाग है, संविधान का सारा, इसमें संविधान निर्माण के विचार रखे गए जो संविधान निर्माण करता थे। उसके लिए आपको सबसे इंपॉर्टेंट नाम रखना है कि अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर के द्वारा क्या तथ्य रखा गया था अपना। तो आप देख सकते हैं कि अपना विचार रखा गया था कि संविधान की प्रस्तावना हमारे दीर्घकालिक सपनों का एक विचार है। जो प्रस्तावना वो सभी हमारे दीर्घकालिक सपने, तो उनका एक विचार है
उसी के साथ के.एम. मुंशी के बारे में देख सकते हो कि के.एम. मुंशी के द्वारा किस प्रकार का विचार रखा गया था। तो के.एम. मुंशी के द्वारा कहा गया था कि हमारी संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य का भविष्य फल एक सब प्रस्तावना, ठीक है ना। उसी के बाद एक आपके एक विशेषज्ञ रहते हैं, उनके द्वारा कहा गया था राजनीतिक शास्त्र रहते ठाकुर दास भार्गव। तो ठाकुर दास भार्गव ने कहा है कि प्रस्तावना संविधान की आत्मा है, संविधान की कुंजी है, संविधान का एक आभूषण है तथा संविधान का सबसे सम्मानित भाग है प्रस्तावना। उसके वहीं पे ये आपका तथ्य भी कहा गया था कि संविधान की प्रस्तावना एक वह स्थान है जहां से संविधान का मूल्यांकन किया जा सकता है, ठीक है। तो आपको सारे नाम याद रखने क्योंकि इंपॉर्टेंट किसी भी प्रकार पूछ सकता है कि किस प्रकार के तथ्य किस प्रकार के द्वारा दिए गए थे, ठीक है। इसी के अंदर देख सकते हैं, इसी के अंदर कुछ नाम और दिए गए, उनके भी एक दो नाम पढ़ लेते हैं, सभी नाम इंपॉर्टेंट है। अगला नाम जो आता है आपको हो जाता है, याद रखना इंपॉर्टेंट नाम है, अर्नेस्ट बारकर। अंग्रेज राजनीतिक शास्त्र थे। अर्नेस्ट बारकर, अर्नेस्ट बारकर का आपको नाम पढ़ना है, इंपॉर्टेंट नाम है। इसके अंदर आपको बता दूं कि अर्नेस्ट बारकर अंग्रेजी राजनीतिक शास्त्र, शास्त्र में कहा है कि अंग्रेजी राजनीतिक शास्त्र ने कहा है कि अर्नेस्ट बारकर के बारे में अर्नेस्ट बारकर ने क्या कहा है, प्रस्तावना संविधान का कुंजी नोट है, कुंजी नोट है, ठीक है ना। इस प्रकार पूछ सकता है कि कुंजी नोट संविधान की प्रस्तावना के बारे में किसके द्वारा उल्लेख किया गया था। तो कुंजी नोट का याद रखना अर्नेस्ट बारकर के द्वारा रखा गया था, ठीक है ना। नेक्स्ट आप याद रख सकते हो प्रिंसिपल ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल, प्रिंसिपल ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल, थोड़ा पॉलिटिकल थ्योरी पुस्तक जो अर्नेस्ट बारकर के द्वारा लिखित, अर्नेस्ट बारकर द्वारा लिखी गई, उसकी शुरुआत में प्रस्तावना का उल्लेख है, प्रस्तावना का उल्लेख है, ठीक है। एक बार फिर से आपको रिपीट करके बता देती हूँ, ये आपके राजनीतिक शास्त्र रहते हैं, अंग्रेज राजनीतिक शास्त्री, उनका नाम था अर्नेस्ट बारकर। अर्नेस्ट बारकर के द्वारा प्रस्तावना में कहा गया था कि प्रस्तावना एक कुंजी नोट है संविधान का। वो प्रस्तावना से इतनी प्रभावित थी कि उनकी पुस्तक रही थी, आप देख सकते हो, पॉलिटिकल ऑफ सोशल एंड प्रिंसिपल ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल थ्योरी, जो आपकी पुस्तक रही थी, उनमें उनकी पुस्तक में उनकी शुरुआत में उन्होंने प्रस्तावना का उल्लेख किया, तो उतनी प्रभावित रही थी प्रस्तावना से बहुत ज्यादा, तो उनके द्वारा अपनी पुस्तक में भी इनका उल्लेख किया गया, ठीक है ना। पूछ सकता है कि किस अर्नेस्ट बारकर की कौन सी पुस्तक में प्रस्तावना का उल्लेख है, तो आपको इस प्रकार बताना है कि आप देख सकते प्रिंसिपल ऑफ सोशल पॉलिटिकल एंड थ्योरी, ठीक है ना, इसमें आपका उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि संविधान के एक भाग के रूप में प्रस्तावना कि किस केस में कहा गया था कि भाग है, किस केस में कहा गया था कि नहीं है, तो वो सभी इस क्लास के अंदर उल्लेख करने वाले हैं। संविधान प्रस्तावना एक भाग के रूप में, ठीक है ना। संविधान के भाग के रूप, संविधान के भाग के रूप में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये होता था कि कब इसको संविधान के भाग के रूप में माना गया था, कब नहीं माना गया था। भाग के रूप में, ठीक है ना। तो भाग के रूप में किस प्रकार इसके बारे में उल्लेख करते हैं, तो याद रखना सबसे पहले बेरूबाड़ी संघ मामला 1960 हुआ था, बेरूबाड़ी संघ मामला 1960 में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि
प्रस्तावना, उच्चतम न्यायालय ने कहा कि प्रस्तावना, याद रखना, एक आपका संविधान के विभिन्न प्रावधानों का निहित है। प्रस्तावना में संविधान के विभिन्न भाग निहित किए गए हैं तथा उनका, यानी कि एक प्रकार का सार दिया हुआ है, जो प्रस्तावना में लिखा हुआ है उसी का सार है, तो इस प्रकार उसको एक भाग नहीं माना जाता। अर्थात प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, दूसरा आपका याद रखना मामला हुआ था केशवानंद भारती के, सबसे ज्यादा 13 जजों की सीट बैठी थी, 13वां केशवानंद भारती मामला 1973 में उच्चतम न्यायालय ने कहा, न्यायालय ने कहा कि पूर्व बयान, यानी कि पूर्व केस में दिए गए बयान, पूर्व केस, पहले जो केस हुआ था पूर्व केस में दिए गए बयान गलत साबित होते हैं, अर्थात सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट है कि अर्थात प्रस्तावना संविधान का भाग है। यह महसूस किया गया है कि प्रस्तावना कितनी महत्वपूर्ण है। प्रस्तावना संविधान में कितनी महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। संविधान में किस प्रकार कितनी महत्वपूर्ण है ये कहा गया था। तो याद रखना कौन से दो मामले होते, पुनः, ये भी इंपोर्टेंट है, याद रखना, पुनः LIC ऑफ इंडिया मामले में प्रस्तावना को संविधान का भाग बताया है, संविधान का भाग बताया है, ठीक है ना। इसके बारे में उल्लेख करते तो कि बेरुवाड़ संघ का मामला 1960 हुआ था, उसमें उच्चतम न्यायालय ने कहा था कि संविधान की जो प्रस्तावना है वो संविधान का भाग नहीं है। पुनः ही एक आपका मामला हुआ था केशवानंद भारती के, ऐतिहासिक मामला माना जाता है, सबसे महत्वपूर्ण इतिहास के अंदर, उस 1973 में हुआ था, 13 जजों की सीट बैठक हुई थी। उसके अंदर कहा गया था कि प्रस्तावना जो आपका पूर्व उल्लेखित बयान था वो गलत साबित होता है और प्रस्तावना संविधान का एक भाग है। पुनः ही एक मामला हुआ था, देख सकते हैं यहाँ पे LIC ऑफ इंडिया मामला जो 1995 के अंदर हुआ था, उसमें कहा गया था कि वो दोबारा पुनः कहा गया था कि प्रस्तावना संविधान का भाग है। ये आप देख सकते हैं कि आपको थोड़ा बोल के बता देती हूँ, आप जो इंपोर्टेंट तथ्य वो लिखते रहना कॉपी के अंदर, कि एक मामला आपको, जैसे कि मैं बता दूं कि जो प्रस्तावना बनी थी, सबसे अंतिम जो आपका संविधान बना था, सारे भाग जोड़ दिए गए थे, उसके बाद सबसे लास्ट में प्रस्तावना को जोड़ा गया था। प्रस्तावना को सबसे लास्ट में जोड़ने का कारण क्या था कि सभी संविधान सदस्यों के द्वारा उस पर विचार करते समय सभी के विचार व्यक्त होने लगे, तो उसी टाइम पे संविधान सभा के अध्यक्ष ने कहा कि सवाल ये उठता है कि प्रस्तावना भाग है या नहीं है, ठीक है ना। तो उस समय उसको मामले को जिस प्रकार ही माना गया, लेकिन आप वर्तमान में आपको तथ्य ये याद रखना है कि संविधान का प्रस्तावना भाग है और आपको बस इतना याद रखना, उससे अलग कुछ नहीं रखना, ठीक है ना, सबसे इंपोर्टेंट। तो उसके बाद आपको थोड़ा समझ में आ गया, मैंने आपको 2 बार रिपीट भी करके बता दिया था। लास्ट में देखते हैं कि संविधान में संशोधन हो सकता है, नहीं हो सकता, किस प्रकार कहा गया हो सकता है, किस प्रकार कहा गया नहीं हो सकता है, ठीक है। ये जानते हैं सबसे लास्ट टॉपिक है कि संविधान संशोधन हो सकता है, नहीं हो सकता प्रस्ताव में। प्रस्तावना में संशोधन, प्रस्तावना में संशोधन की संभावना, तो संभावना किस प्रकार रखेंगे प्रस्तावना में संशोधन की संभावना। तो याद रखना सबसे पहले
में कहा गया कि प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है नहीं, प्रस्तावना में संशोधन होगा या नहीं। तो कुछ विशेषज्ञों ने कहा था, कहा गया नहीं, तो कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, भाग नहीं है। और क्योंकि पिछला जो मामला हुआ तो उसमें कह दिया गया था ना कि भाग नहीं है, तो उसके प्रकार तो अकॉर्डिंग संविधान में प्रस्तावना में संशोधन नहीं किया जा सकता। तो याद रखना भाग नहीं है और इसमें संशोधन नहीं होगा, क्योंकि इसमें संविधान के मूल तत्व है और उनको अनुच्छेद 368 के द्वारा संशोधित कर ध्वस्त नहीं किया जा सकता, ध्वस्त नहीं किया जा सकता। हालांकि पुनः उच्चतम न्यायालय द्वारा कहा गया कि पूर्व बयान को हटाते हुए कौन सा बयान था याद रखना, जो आपका बेरुवाड़ी केस मामला हुआ था, बेरुवाड़ी केस 1960, हटाते हुए कहते हैं कि प्रस्तावना संविधान का भाग है और इसमें संशोधन हो सकता है। लेकिन संविधान के मूल ढांचे में संशोधन नहीं हो सकता। प्रस्तावना में अब तक एक बार संशोधन हुआ है, हुआ 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। इसमें समाजवादी धर्मनिरपेक्ष व अखंडता शब्द जोड़ेंगे, अखंडता शब्द जोड़े गए। ठीक है ना। एक बार आपको फिर से बोल के बता दी, जो भी मैंने आपको लिखा है कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो आपका लास्ट टॉपिक रहता है प्रस्तावना चैप्टर के अंदर, कि प्रस्तावना में संशोधन की संभावना किस प्रकार रखी है। तो याद रखना सबसे पहले आपका जो कब ये आपका केस मामला सामने आया था, तो केशवानंद भारती केस 1973 के अंदर मामला सामने निकल गया कि प्रस्तावना में संशोधन हो सकता है नहीं हो सकता। तो कुछ विशेषज्ञों के द्वारा ये इसलिए तो करवाया गया था, उसके द्वारा फिर कह दिया गया था कि हो सकता है। तो कुछ विशेषज्ञों ने कहा था कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, जैसा कि पूर्व बयान में कहा गया था, इनकी बेरुवाड़ी 1960 की केस में कहा गया था कि संविधान का भाग नहीं है। इस प्रकार संविधान की प्रस्तावना में संशोधन नहीं किया जा सकता। प्रस्तावना जो है संविधान का मूल ढांचा है और मूल तत्व है, संविधान मूल तत्व लिखे गए और मूल तत्व आर्टिकल 368 के द्वारा संशोधित करके उन्हें ध्वस्त किया जा सकता है, ये गलत होगा। उसी केस में याद रखना उच्चतम न्यायालय के द्वारा बयान दिया गया था कि जो पूर्व बयान दिया गया था वो गलत साबित होता है, उसको बयान को वापस लेते हुए केशवानंद भारती के 1973 में कहा कि संविधान की प्रस्तावना भाग है
और प्रस्तावना के भाग में संविधान के भाग में संशोधन किया जा सकता है आर्टिकल 368 के अंदर, ठीक है ना। तो आर्टिकल अभी तक एक बार अनुच्छेद उसमें प्रस्तावना में संशोधन हुआ, वो संशोधन कब हुआ था तो याद रखना, संशोधन पहली बार जो हुआ था 1976 पहले संविधान संशोधन द्वारा किया गया था, सिर्फ एक ही बार संशोधन हुआ, उसके द्वारा 3 शब्द जोड़े गए थे। 3 शब्द के अंदर आप देख सकते हो कि अखंडता, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता, ये 3 शब्द जोड़े गए थे। इन 3 शब्दों के द्वारा जोड़े गए थे। और याद रखना, अभी तक संविधान में सिर्फ एक ही बार संशोधन किया गया, जैसे कि मैंने आपको बताया था 42 संविधान संशोधन संविधान के अंदर भारत के इतिहास के अंदर सबसे महत्वपूर्ण संविधान संशोधन माना जाता है, क्योंकि इसे लघु संविधान के नाम से जाने जाते हैं। इन्हीं के द्वारा मौलिक कर्तव्यों को भारत के संविधान में जोड़ा गया था और उन्हीं के द्वारा प्रस्तावना में संशोधन किया गया था। तो सिर्फ एक बार प्रस्तावना में संशोधन हुआ। प्रस्तावना का भाग किस केस में कहा गया था तो केशवानंद भारती केस अब तक का सबसे महत्वपूर्ण केस माना जाता है। याद रखना, उसमें 13 जजों की सीट बैठी थी। तो याद रखना, आपको बहुत ज्यादा अपनी लैंग्वेज में यानी कि बहुत ज्यादा आसान लैंग्वेज में पढ़ाने की कोशिश की, समझाने की कोशिश की आसान भाषा के अंदर। अगर आप ये याद रखना एन लक्ष्मीकांत से पढ़ोगे तो उसकी भाषा थोड़ी हार्ड होती है, समझ में जल्दी नहीं आ पाता है। तो बहुत अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश की, काश आपको समझ में आ गया होगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको समझ में आ गया हो, जो आपको मैंने कहा था कि स्क्रीनशॉट लेने की, आप दोबारा पढ़ लेना। बहुत एक बार पढ़ने के बाद उसको लिखने की कोशिश करें, जिससे कि आपको क्लास के अंदर याद होता रहे। तो ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने के लिए मेरे चैनल एजुकेशन एनीवे को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिए और प्लीज अगर हो सके तो कंजूसी ना करते हुए अपने दोस्तों को शेयर भी कर दीजिए। तो धन्यवाद।